क्लास बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक, जिसका पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 3 तक हमने पढ़ा और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बहुलीकरण के प्रकार, और जिसके अंदर हमने शुरू की थी बहुलीकरण की क्रियाविधि। बहुलीकरण की क्रियाविधि हमने स्टार्ट की थी और बहुलीकरण की क्रियाविधि के अंदर हमने मुक्त मूलक बहुलीकरण क्रियाविधि कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि बहुलीकरण की क्रियाविधि के अंदर जो 3 प्रकार की बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू किया था हमने। यह क्रियाविधि 3 टाइप से होती है, जिसके अंदर मुक्त मूलक बहुलीकरण कंप्लीट हो गया था। अब 2 नंबर आती है आयनिक बहुलीकरण। आयनिक बहुलीकरण, तो आयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। इस आधार पर जो बहुलीकरण है वो क्या है, धनायनिक बहुलीकरण और ऋणायनिक बहुलीकरण। एक होगा धनायनिक बहुलीकरण और दूसरा होगा ऋणायनिक बहुलीकरण। जो हमारे पास में असंतृप्त एकलक इकाई हम काम में लेंगे उस पर क्या होंगे, आयंस जो होंगे वो प्रहार करेंगे या आयंस क्या होंगे उनके साथ जुड़ेंगे, तो नए आयंस की फॉर्मेशन होगी। या अपने कह सकते हैं धनायन भी बन सकता है और ऋणायन भी बन सकता है। इस आधार पर ये जो प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं धनायनिक बहुलीकरण। कौन सी लेंगे, धनायनिक बहुलीकरण, या फिर इसका एक अन्य नाम भी है और उसको बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण। क्या बोलेंगे, अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, क्योंकि इसके अंदर जो एकलक इकाई जो है वो जुड़ करके बहुलक की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, और अम्ल की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में करवाओ या H2SO4 की उपस्थिति में करवाओ, तो अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं और एकलक इकाइयाँ जुड़ती हैं और बहुलक का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जा सकता है। अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जा सकता है। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 और CH3, ये असंतृप्त एकलक इकाई है हमारे पास में, और इस असंतृप्त एकलक इकाई को लेंगे और AlCl3 या H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे या बहुलीकरण करवाएंगे। तो इस दौरान ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और एक बहुलक की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुलक की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसीलिए इसे धनायनिक बहुलीकरण या अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जाएगा, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में करवा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो विक्रिया होती है वो भी क्या होती है, 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। 3 स्टेप में करवाते हैं और यहाँ पर जो काम में लेते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसको E पॉजिटिव से भी शो कर सकते हैं। E पॉजिटिव से भी शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हम पहला स्टेप लेंगे श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद, या फिर बोल सकते हैं अपने चेन इनिशियल स्टेप। चेन इनिशियल स्टेप। अब देखिए श्रृंखला प्रारंभन पद के अंदर इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, श्रृंखला को प्रारंभ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, श्रृंखला को प्रारंभ किया जाएगा। किसकी उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की उपस्थिति में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में कोई भी असंतृप्त एकलक इकाई होगी और इस एकलक इकाई के साथ में हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की विक्रिया करवाएंगे।
इलेक्ट्रॉन्स नहीं की विक्रिया करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी और CH और ये Y और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक नए कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर अपने बोलेंगे धनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये धनायन फिर आगे अन्य एकलक इकाई के साथ अभिक्रिया करके अन्य प्रकार के धनायन का निर्माण करेगा और बहुलीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे धनायनिक बहुलीकरण। और अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, इसलिए अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया और श्रृंखला क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। अब दूसरा जो स्टेप है वो आता है श्रृंखला संचरण पद या श्रृंखला संचरित पद बोल सकते हैं अपने, या फिर इसको बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब देखिए संचरण का मतलब क्या हो गया? इस कार्बोकेटाइन का क्या होगा? संचरण होगा, अन्य प्रकार की एकलक इकाई के साथ जुड़ेगा। तो इसको लेंगे हम, बने हुए कार्बोकेटाइन को ले लिया और इस बने हुए कार्बोकेटाइन के साथ अन्य एकलक इकाई जोड़ेंगे। तो अन्य एकलक इकाई ले ली हमने, इसको ले लिया और इसको जोड़ेंगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो हमारी जो श्रृंखला जो है वो संचरित हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी और लंबी हो जाएगी श्रृंखला, और इसके साथ बाई। और अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना, यहाँ द्विलक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, द्विलक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब देखिए ये जो बनी हुई श्रृंखला है इसको वापस लेंगे और लेकर के अपने क्या करेंगे और आगे एकलक इकाई को जोड़ेंगे। ये बना हुआ कार्बोकेटाइन इसके साथ में क्या करेंगे? N एकलक इकाई को जोड़ेंगे। N एकलक इकाई को जोड़ेंगे तो बहुत सारी जो है संतृप्त एकलक इकाइयाँ जुड़ेंगी। जोड़ने के पश्चात इसके पीछे क्या लगा देंगे? N लगा देंगे, CH और Y, और यहाँ पर CH2CH, और इसके पीछे क्या लग जाएगा? N लग जाएगा, और ये Y, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक बहुत लंबी श्रृंखला के रूप में कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? श्रृंखला संचरित पद। क्या बोलेंगे? श्रृंखला संचरित पद। तीसरा आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद, या फिर बोलते हैं इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब हमें क्या करना है? श्रृंखला को समाप्त करना है। क्या करना है? श्रृंखला को समाप्त करना है। तो जो चेन टर्मिनेशन स्टेप जो होता है उसका काम क्या होता है? श्रृंखला को समाप्त करना। क्या होता है? श्रृंखला को समाप्त करना। हमने क्या किया था? सबसे पहले श्रृंखला को प्रारंभ किया था किसके द्वारा? कार्बोकेटाइन के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बोकेटाइन के द्वारा। और फिर उसके बाद में हमने श्रृंखला को संचरित किया, इस कार्बोकेटाइन के साथ अन्य एकलक इकाई जोड़ते गए और एक लंबी श्रृंखला के रूप में हमें कार्बोकेटाइन के रूप में एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हो गई। अब आता है श्रृंखला समापन पद। तो श्रृंखला समापन पद का मतलब यही श्रृंखला हम वापस लेने वाले हैं। इस श्रृंखला को और आगे भी बढ़ा सकते हैं अपने। N का मतलब है इसके साथ बहुत सारी N एकलक इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये CH2 और ये CH पॉजिटिव और Y। अब देखिए इसके साथ में
यहाँ से अपने क्या करेंगे, एक H पॉजिटिव को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा विक्रिया को प्रारंभ किया था, तो अब कोई भी नाभिक स्नेही आएगा, मान लो अपने नाभिक स्नेही को क्या करें, OH नेगेटिव की उपस्थिति में विक्रिया करवा दें, तो यहाँ से H निकल करके इसके साथ H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो किसी भी नाभिक स्नेही की उपस्थिति में विक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से H पॉजिटिव क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ CH बचेगा और ये CH, इसके बीच में क्या हो जाएगी, डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखिए ECH2 CHY और इसके पीछे N लगा हुआ है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और Y। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुलीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और श्रृंखला समापन पद भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से धनायनिक बहुलीकरण के अंदर कोई भी असंतृप्त एकलक इकाई काम में लेंगे, अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे, बहुलक का निर्माण करेंगे, इसलिए इसको अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जाता है। 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है और पहला जो स्टेप होता है वो श्रृंखला प्रारंभन पद होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप या श्रृंखला संचरित पद, जो श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है श्रृंखला समापन पद, जो क्या करता है, एक H पॉजिटिव को बाहर निकालता है, नाभिक स्नेही की उपस्थिति में विक्रिया करवाई जाती है और श्रृंखला क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से धनायनिक बहुलीकरण कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आयनिक बहुलीकरण है वो 2 प्रकार का है, एक धनायनिक बहुलीकरण और दूसरा क्या है, ऋणायनिक बहुलीकरण। दूसरा क्या है, ऋणायनिक बहुलीकरण। हमने धनायनिक बहुलीकरण को किया, अभिक्रिया किसी भी धनायन की उपस्थिति में शुरू की हमने, और अब हम करने वाले हैं ऋणायनिक बहुलीकरण। जो ऋणायनिक बहुलीकरण होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी एल्कीन लेते हैं या कोई भी असंतृप्त इकाई ऐसी लेंगे जिसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हो। जैसे हम यहाँ पर लें, दूसरा आता है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं ऋणायनिक बहुलीकरण। क्या लेंगे, ऋणायनिक बहुलीकरण। अब देखिए यहाँ पर हम असंतृप्त एकलक जो इकाई काम में ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं। तो ये CN क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है। अपने विक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे X लेते हैं या फिर Y लेते हैं, तो ये Y जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह होना चाहिए। CN ले सकते हैं अपने, या X ले सकते हैं, या COH ये ग्रुप ले सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला हो। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, इसको बोलेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण होता है। तो एक्रिलोनाइट्राइल से जब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण होता है तो वो सोडामाइड या क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती है ये रिएक्शन। तो इसके अंदर CN इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है। अब देखिए इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे NaNH2, या फिर अपने बोल सकते हैं बेस की प्रेजेंस में विक्रिया करवाते हैं। तो ये एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में चेंज हो जाता है, इसको बोलेंगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब देखिए हमने क्या किया, नाइट्राइल से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण किया। तो इसके अंदर क्या है, ये एक ऋणायनिक बहुलीकरण है, या फिर इसको बोलेंगे क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण। क्या बोलेंगे, क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण। क्योंकि ये क्षार की प्रेजेंस में हो रही है इसकी विक्रिया, तो इसे क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण बोल सकते हैं। जैसे हमने धनायनिक को अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा, इसी प्रकार इसको क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण कह सकते हैं। इसकी जो विक्रिया होती है वो भी क्या होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो बेस लेते हैं
नेगेटिव लेंगे और श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। और पहला स्टेप आता है श्रृंखला प्रारंभन पद, या फिर इसको बोलेंगे चैन इनिशियल स्टेप। क्या बोलेंगे? चैन इनिशियल स्टेप। अब देखिए इस स्टेप के अंदर क्या होगी, कोई भी असंतृप्त एकलक इकाई काम में लेंगे। यहाँ पर हम y जोड़ देते हैं। y क्या है? या तो Cn है, या X नेगेटिव है, या COH है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है। क्या है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है। और इसके साथ में इस B नेगेटिव की अभिक्रिया करवाएंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये B क्या करेगा? इसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़ करके इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्या बन जाएगा? कार्बो एनाइन। क्या बन जाएगा? कार्बो एनाइन। या फिर अपने बोल सकते हैं कार्ब रिनाइन। क्या बन जाएगा? कार्ब रिनाइन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऋणायनिक बहुलीकरण। क्या बोला जाता है? ऋणायनिक बहुलीकरण। क्योंकि किसी भी ऋणायन की प्रेजेंस में एकलक इकाई जुड़ करके ऋणायन का निर्माण करेगी। फिर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाएगा और बहुलक का निर्माण होगा। किसके द्वारा? किसी ऋणायन के द्वारा। इसलिए ऋणायनिक बहुलीकरण या एनायनिक या फिर अपने कार्बेनायनिक पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं अपने। और दूसरा स्टेप आता है श्रृंखला संचरित पद। क्या आता है? श्रृंखला संचरित पद। श्रृंखला संचरित पद या फिर बोलेंगे चैन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या बोलेंगे? चैन प्रोपोगेशन स्टेप। ये स्टेप जो है इसके अंदर क्या होगा? श्रृंखला आगे संचरित होगी। तो ये जो बना हुआ जो कार्बोनिनाइन है ये क्या करेगा? आगे किसी भी एकलक इकाई के साथ में अभिक्रिया करेगा। या फिर अपने बोल सकते हैं n एकलक इकाई के साथ में अभिक्रिया करे और अभिक्रिया करने के दौरान ये क्या करेगा? BCH2 CH और Y और इसके साथ में N लग जाएगा और CH2 और CHY और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला वाला ऋणायन अपने को प्राप्त होगा। तीसरा जो स्टेप आता है वो होता है श्रृंखला समापन पद। क्या होता है? श्रृंखला समापन पद या फिर इसको बोलेंगे चैन टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोलेंगे? चैन टर्मिनेशन स्टेप। तो श्रृंखला समापन पद का मतलब इस पद के अंदर क्या करेंगे? अपनी इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे। जो बनी हुई श्रृंखला है वो लेंगे अपने और CH2 CHY इसके पीछे क्या लगा हुआ है? N लगा हुआ है। तो इस श्रृंखला को अपने कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है ये स्टेप देकर एक स्टेप और देकर फिर एक स्टेप देकर के फिर पीछे और N लगा देते हैं। तो कितनी लंबी कर दो, चाहे N लगा दो, चाहे 2 बार N लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CH2 CHY अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा इसके साथ में और इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया करेगा और ये कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ गया और ये अभिक्रिया करेगा तो इस तरीके से जुड़ जाएगा ये CH2 और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर के जुड़ गया और बहुलक का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से ऋणायन के द्वारा भी बहुलीकरण की प्रक्रिया करवाई जाती है। ऋणायनिक बहुलीकरण के अंदर जो है संतृप्त एकलक इकाई हम काम में लेते हैं तो उस एकलक इकाई के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा होना चाहिए, तब वो ऋणायनिक बहुलीकरण प्रक्रिया को अपनाता है। वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह Cn हो सकता है, X नेगेटिव हो सकता है, COH, अन्य समूह भी हो सकते हैं। मेनली ये 3 मैंने आपको बताए हैं। हमने एक्रिलोनाइट्राइल लिया, इसके साथ Cn ग्रुप जुड़ा हुआ है, सोडामाइड बेस की प्रेजेंस में विक्रिया करवा रहे हैं और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण हो रहा है। असंतृप्त एकलक इकाई
के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। फिर ये अभिक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, बेस की प्रेजेंस में होती है। तो बी नेगेटिव के साथ में इस रिएक्शन को करवाएंगे। पहली श्रृंखला प्रारंभन पद जिसके अंदर बी नेगेटिव क्या करेगा, श्रृंखला को प्रारंभ करेगा और किसी कार्ब एनाइन या कार्बरिनाइन का निर्माण करेगा। ये कार्बरिनाइन अन्य एकलक इकाई के साथ में एन एकलक इकाई के साथ में विक्रिया कर रहे हैं और एक बड़ी श्रृंखला के रूप में, एक लंबी श्रृंखला के रूप में कार्बरिनाइन का निर्माण कर रहे हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है श्रृंखला समापन पद। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ में जुड़ेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन कमी वाला जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वो किसके पास होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास में होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, और नाभिक स्नेही का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। और अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और श्रृंखला को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो इस तरीके से हमारे बहुलीकरण की जो क्रिया विधि 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें मुक्त मूलक बहुलीकरण कर लिया हमने आयनिक 2 प्रकार का, धनायनिक और ऋणायनिक बहुलीकरण। आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट एक बहुलीकरण का जो प्रकार बचा है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो सभी बच्चों से विशेष अनुरोध है कि इन वीडियो को बार बार देखें आप और अपनी स्टडी को जारी रखें। धन्यवाद।